दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। ये कहानी पंजाब का हरभजन सिंह ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम हरभजन सिंह है और मैं पिछले 15 साल से बस चलाता हूँ। ज्यादातर मेरी ड्यूटी रात की होती है, क्योंकि पंजाब की सड़कों पर रात में लंबा सफर तय करना आसान होता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो आज तक मेरी रूह को हिला देता है। मैं अक्सर अमृतसर से चंडीगढ़ जाने वाली रात की बस चलाता था। उस दिन दिसंबर की ठंडी रात थी और धुंध इतनी घनी थी कि सामने मुश्किल से 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। मेरी बस में लगभग 30 यात्री बैठे थे और सब अपने अपने सीटों पर चुपचाप बैठे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे जब हम जालंधर पार कर चुके थे और हाईवे पर बस तेजी से दौड़ रही थी। मैं हमेशा की तरह रेडियो धीमी आवाज में चलाकर बस चला रहा था। हाईवे लगभग खाली था और चारों तरफ सन्नाटा था। बस की हेडलाइट धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी और उसका चेहरा धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगी जो बस का इंतजार कर रही होगी, लेकिन उस जगह पर बस स्टॉप नहीं था। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। तभी कंडक्टर गुरप्रीत ने मुझसे पूछा, भाजी, क्यों धीमी कर दी बस? मैंने सामने इशारा किया और कहा, देख उधर कोई खड़ा है। गुरप्रीत ने खिड़की से झांक कर देखा और बोला, इस जगह पर कौन खड़ा होगा रात के 12 बजे? बस जैसे ही उसके पास पहुंची, वो औरत अचानक हाथ उठाकर इशारा करने लगी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। यात्रियों में से कुछ लोगों ने भी उसे देख लिया था। पीछे से आवाज आई, ड्राइवर साहब रोक लो, शायद किसी को मदद चाहिए। मैंने बस धीरे से साइड में लगा दी। जैसे ही बस रुकी, दरवाज़ा खुला और वो औरत धीरे धीरे बस में चढ़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे पीछे की तरफ जाकर आखिरी सीट पर बैठ गई। गुरप्रीत ने टिकट के लिए पूछा, किधर जाना है बहन जी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर देखती रही। गुरप्रीत ने फिर पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने शीशे से पीछे देखा तो लगा जैसे वो औरत बिल्कुल स्थिर बैठी है। न वो हिल रही थी, न कुछ बोल रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने बस फिर से आगे बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद जब हम एक छोटे ढाबे के पास से गुजर रहे थे, अचानक बस के अंदर बहुत ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी पूरी ताकत से चला दिया हो। लेकिन हमारी बस में एसी था ही नहीं। यात्री भी आपस में बात करने लगे, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? गुरप्रीत मेरे पास आकर बोला, भाजी, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, मैंने अभी पीछे जाकर देखा, वो औरत अपनी सीट पर नहीं है। मैंने हैरान होकर कहा, क्या मतलब नहीं है? अभी तो बैठी थी। गुरप्रीत बोला, बस में कहीं भी नहीं है। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। बस चल रही थी और दरवाजे बंद थे। अगर वो उतरी होती तो हमें पता चल जाता। मैंने तुरंत बस रोकी और हम दोनों पीछे की तरफ गए। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन आखिरी सीट खाली थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, ड्राइवर साहब, वो औरत अभी भी यहीं है। मैंने पूछा, कहाँ? वो डरते हुए बस की छत की तरफ इशारा करने लगा। हमने ऊपर देखा और जो हमने देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सफेद कपड़ों वाली औरत बस की छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसकी काली आंखें सीधे हमारी तरफ घूर रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और तभी उसने एक ऐसी डरावनी चीख मारी कि पूरी बस में अफरा तफरी मच गई। उस चीख की आवाज इतनी भयानक थी कि बस में बैठे हर यात्री के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। कुछ लोग अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगे, कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे और कुछ डर के मारे अपनी आंखें बंद करके बैठे रहे। मैं और गुरप्रीत बस के बीचों बीच खड़े थे और हमारी नजरें बस की छत पर लटकी उस औरत पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल उल्टी लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। उसके लंबे बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। कुछ सेकंड के लिए पूरी बस में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी सांसें थम गई हों। अचानक वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने जीवन में बहुत रातें हाईवे पर गुजारी थी, कई अजीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। गुरप्रीत ने धीरे से कहा, भाजी, ये इंसान नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। इतने में वो औरत अचानक छत से गायब हो गई। बस के अंदर मौजूद सभी लोग इधर उधर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गई। तभी पीछे से एक लड़की की जोर से चीख सुनाई दी।
हम दोनों तुरंत पीछे की तरफ भागे। वहां देखा तो वही औरत उस लड़की के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था और वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की रोते हुए चिल्ला रही थी, इसे हटाओ, इसे हटाओ, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, तू कौन है, हमारी बस में क्यों आई है? वो औरत कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। गुरप्रीत ने कांपते हुए पूछा, कहाँ है तेरा घर? उसने जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे बस के बीचों बीच चलने लगी। जहां से वो गुजरती वहां बैठे लोग डर के मारे अपनी सीट छोड़ देते। तभी अचानक बस की लाइटें झपकने लगी। एक बार, दो बार और फिर पूरी बस अंधेरे में डूब गई। अब बस में सिर्फ बाहर की हेडलाइट का हल्का सा उजाला आ रहा था। अंधेरे में हर किसी की सांसें तेज सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत ड्राइवर सीट की तरफ जाकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। गुरप्रीत मेरे पास आकर बोला, भाजी जल्दी कुछ करो, लोग बहुत डर गए हैं। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था, जैसे बस मर चुकी हो। तभी पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो औरत अब बस के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ बस के अंदर की ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। तभी अचानक बस के बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। बस में बैठे सभी लोग चौंक गए। किसी आदमी की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी और वो लगातार दरवाजा पीट रहा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो बूढ़ा अंदर आया, उसने तुरंत उस औरत की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर फैल गया। वो जोर से चिल्लाया, इसे बस में क्यों चढ़ाया तुमने? मैंने घबराकर पूछा, क्यों, कौन है ये? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये जिंदा नहीं है। और इतना कहते ही बस के अंदर अचानक ऐसी जोरदार हवा चली कि सभी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और वो औरत अचानक हवा में उठने लगी। बस के अंदर अचानक चली उस तेज हवा से सब लोग चीखने लगे। खिड़कियां अपने आप धड़ाधड़ खुल रही थीं और ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़कर खड़ा था और मेरी नज़र बार बार उस औरत पर जा रही थी जो अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। वो बूढ़ा आदमी जिसने बस में कदम रखा था तुरंत अपनी जेब से कुछ निकाला। वो कोई पुरानी माला थी। उसने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में अजीब सा कंपन था। वो औरत अचानक चीखने लगी। उसकी चीख अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सीट के नीचे छुपने लगे, कुछ लोग रोने लगे। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? वो जल्दी से बोला, चुप रहो और पीछे मत देखो, इसे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन मैं कैसे पीछे न देखता? वो औरत अब बस के बीच हवा में झूल रही थी। उसके बाल चारों तरफ उड़ रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक वो जोर से नीचे गिरी। धड़ाम की आवाज हुई और बस का फर्श कांप गया। कुछ सेकंड तक वो जमीन पर झुकी रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। आंखों के नीचे काले गड्ढे जैसे बन गए थे और उसके होठों के किनारों से काला खून निकल रहा था। वो सीधे बूढ़े आदमी को घूरने लगी। फिर धीरे धीरे उसने कहा, तू फिर आ गया। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। बूढ़े आदमी ने माला कसकर पकड़ ली और बोला, आज तुझे किसी को नुकसान नहीं करने दूंगा। बस में बैठे लोग डर के मारे सांस रोके हुए थे। तभी अचानक वो औरत बिजली की तरह तेजी से बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। लेकिन बूढ़े आदमी ने तुरंत माला उसके सामने कर दी। जैसे ही माला उसके करीब आई, वो औरत जोर से चीखी और पीछे हट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। वो दीवार से टकराकर पीछे चली गई और गुस्से में गुर्राने लगी। मैंने पहली बार किसी आत्मा को इतनी साफ देखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं फिर भी स्टीयरिंग के पास खड़ा था क्योंकि मुझे यात्रियों की जिम्मेदारी थी। तभी बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ड्राइवर बस तुरंत आगे बढ़ाओ। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही। वो जल्दी से ड्राइवर सीट के पास आया और अपने हाथ से डैशबोर्ड पर कुछ फूंक मारी। अब कोशिश करो। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार इंजन तुरंत गरजते हुए चालू हो गया। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी जोर से बोला, जल्दी चलाओ, ये ज्यादा देर यहां नहीं रुकेगी।
मैंने तुरंत बस आगे बढ़ानी। बस तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी, लेकिन पीछे से फिर वही हंसी सुनाई देने लगी। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब भी बस के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बस करीब 80 की स्पीड से दौड़ रही थी और वो बिना दौड़े बस के साथ साथ हवा में तैरती हुई आ रही थी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कह रही हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और तभी अचानक बस के आगे सड़क के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे मेरा पैर ब्रेक पर जम गया। जैसे ही मैंने बस के आगे सड़क पर नजर डाली, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। धुंध के बीच हाईवे के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बस की हेडलाइट सीधे उस पर पड़ रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए और बस चीखती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे रुकने लगी। पीछे बैठे यात्री फिर से घबराकर चिल्लाने लगे। गुरप्रीत ने आगे झुककर सड़क की तरफ देखा और बोला, भाजी, ये कौन है? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें गहरी काली दिखाई दे रही थी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी फिर गूंज उठी। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब भी बस के पीछे हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। बूढ़े आदमी ने तुरंत चिल्लाया, बस मत रोको, ये उसका जाल है। लेकिन तब तक बस लगभग रुक चुकी थी। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ बस के अंदर का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। एक यात्री डरते हुए बोला, ड्राइवर साहब, आगे मत जाने देना उसे। मैंने जल्दी से बस का दरवाज़ा लॉक कर दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की रूह जमा दी। वो आदमी अचानक गायब हो गया। सिर्फ एक पल पहले वो सड़क पर खड़ा था और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। गुरप्रीत घबरा कर बोला, कहाँ गया वो? मैंने हेडलाइट के उजाले में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बस की छत पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर आ गिरी हो। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गए। फिर दूसरा धमाका हुआ और इस बार पूरी बस हिल गई। गुरप्रीत ने कांपती आवाज में कहा, भाजी, वो ऊपर है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ आ गया था कि वो औरत अब बस की छत पर पहुंच चुकी है। तभी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस की छत पर इधर से उधर भाग रहा हो। यात्रियों में से कुछ लोग रोने लगे। एक औरत भगवान का नाम लेकर जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। बूढ़ा आदमी अपनी माला कसकर पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बस की छत पर खरोंचने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज नाखूनों से बस की छत को नोच रहा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। फिर अचानक ड्राइवर सीट के ठीक ऊपर की छत अंदर की तरफ दबने लगी। धीरे धीरे मेटल मुड़ने की आवाज आई और फिर एक लंबा काला हाथ छत को चीरकर अंदर घुसाया। बस में बैठा हर इंसान जोर से चीख पड़ा। वो हाथ सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे सीट से पीछे हट गया। तभी बूढ़ा आदमी तेजी से आगे आया और उसने अपनी माला उस हाथ पर लपेट दी। जैसे ही माला उस हाथ को छुई, बस के बाहर से इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। वो हाथ तुरंत पीछे खिंच गया और छत फिर से शांत हो गई। लेकिन उसी पल बस के सारे शीशे अपने आप टूटने लगे। ट्रर ट्रर। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे और बस के अंदर एक ऐसी काली परछाई भरने लगी जो धीरे धीरे हर सीट के बीच फैल रही थी। और तभी उस परछाई के बीच से वही औरत फिर दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो औरत धीरे धीरे बस के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थी। उसके चारों तरफ फैली काली परछाई बस के फर्श पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। बस में बैठे सभी यात्री अपनी सीटों पर सिमट गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरा सा भी हिले। गुरप्रीत मेरे बिल्कुल पास खड़ा था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, अब क्या करें? वो गहरी सांस लेकर बोला, ये आत्मा बहुत पुरानी है, इसे रोका नहीं गया तो ये किसी को छोड़ने वाली नहीं। इतना कहते ही वो औरत अचानक तेजी से आगे बढ़ी। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। वो जमीन को छुए बिना सरकती हुई हमारे पास आ रही थी। बस के अंदर का तापमान इतना ठंडा हो गया था कि मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थी। तभी पीछे बैठे एक आदमी ने डर के मारे उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो चिल्ला रहा था, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन जैसे ही वो उस औरत के पास से गुजरा, उसने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़। सामने धुंध के बीच जो परछाइयां दिखाई दे रही थीं, उन्हें देखकर मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा।
बस करीब 100 की रफ्तार से दौड़ रही थी और सड़क के बीचों बीच दर्जनों काली आकृतियां खड़ी थीं। वे सब बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन बस की स्पीड कम नहीं हुई। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, पर बस जैसे किसी और के नियंत्रण में थी। बस के अंदर बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई रो रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था। गुरप्रीत मेरी सीट के पास खड़ा था और उसकी हालत भी मेरे जैसी ही थी। भाजी, अब क्या होगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से उस औरत की धीमी हंसी फिर सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा, वो बस के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके चारों तरफ काली परछाई घूम रही थी, जैसे धुआं फैल रहा हो। बस तेजी से उन परछाइयों के करीब पहुंच रही थी, और जैसे ही हेडलाइट का उजाला उन पर पड़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वे सब इंसान थे, लेकिन जिंदा नहीं। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खाली थीं और उनके शरीर पर पुराने खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी भयानक हादसे के शिकार हुए हों। बस के अंदर बैठे एक बूढ़े यात्री ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो वही लोग हैं। मैंने जल्दी से पूछा, कौन? वो आदमी बोला, कई साल पहले इसी हाईवे पर एक बस खाई में गिर गई थी। उसमें बैठे सारे लोग मर गए थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। अब मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई। वो औरत हमें उसी जगह ले जा रही थी जहां उसकी मौत हुई थी। बस अब उन परछाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंची, वे सब अचानक गायब हो गए। सिर्फ एक चीज बची थी। सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। बस सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। गुरप्रीत डर के मारे चिल्लाया, भाजी, टकरा जाएगी। और अगले ही पल बस सीधे उस औरत के शरीर से टकरा गई। लेकिन टक्कर की आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे बस किसी धुएं के बीच से निकल गई हो। बस के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इंजन की आवाज धीमी हो गई और बस खुद ब खुद धीरे धीरे रुकने लगी। कुछ सेकंड तक पूरी बस में सन्नाटा छाया रहा। मैंने धीरे से पीछे देखा। वो औरत वहां नहीं थी। काली परछाई भी गायब हो चुकी थी। बस के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो चुका था। लेकिन तभी गुरप्रीत ने कांपती आवाज में कहा, भाजी, पीछे देखो। मैंने धीरे से शीशे में देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई। बस की आखिरी सीट पर वही औरत फिर बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसके साथ 3 और परछाइयां भी बैठी थी, और वे सब एक साथ मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने जैसे ही शीशे में पीछे देखा, मेरी सांस गले में ही अटक गई। बस की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी और उसके साथ 3 काली परछाइयां भी थी। वे सब बिल्कुल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब मुझे ही देख रहे हों। बस के अंदर बैठे बाकी यात्रियों को अभी तक इसका पता नहीं चला था। वे धीरे धीरे अपनी सीटों से उठ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। गुरप्रीत ने भी जब पीछे देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भाजी, ये तो अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। तभी पीछे बैठी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके साथ बैठी तीनों परछाइयां भी उठ गई। बस के अंदर अचानक फिर वही ठंडक फैलने लगी। यात्रियों को भी अब महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी जोर से चीख निकल गई, वो फिर से आ गई। अब सबकी नजर पीछे चली गई। जैसे ही यात्रियों ने उन चारों आकृतियों को देखा, बस के अंदर फिर से हड़कंप मच गया। लोग सीटों से उठकर आगे की तरफ भागने लगे। वो औरत धीरे धीरे बस के बीचों बीच चलने लगी और उसके साथ वे तीनों परछाइयां भी आगे बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी जो पहले से मंत्र पढ़ रहा था, अब जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन इस बार उस औरत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो रुक गई और उसने गुस्से से बूढ़े आदमी को घूरा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, अब हम 4 हैं। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उन तीनों परछाइयों के चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। वे भी इंसान थे, लेकिन उनके चेहरे घायल थे, आंखें खाली थीं और उनके शरीर पर पुराने खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी भयानक हादसे के शिकार हुए हों। बस के अंदर बैठे
बस के अंदर हवा तेज होने लगी। टूटे हुए शीशों से हवा की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उन चारों ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया और एक साथ जोर से चीखने लगे। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि कई यात्रियों ने अपने कान बंद कर लिए। बस की लाइटें फिर से झपकने लगी। एक पल रोशनी, अगले ही पल अंधेरा। फिर अचानक पूरी बस अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ बाहर की हल्की धुंधली रोशनी ही अंदर आ रही थी। मैंने जल्दी से डैशबोर्ड की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हों। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश की और तभी एक ठंडी सांस मेरे कान के बिल्कुल पास महसूस हुई। किसी की बहुत धीमी आवाज आई, ड्राइवर, हमें हमारे घर छोड़ दो। मैंने डर के मारे तुरंत पीछे देखा और वही औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था और उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था और उसकी ठंडी सांस मेरे गाल को छू रही थी। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया था। बस के अंदर बैठे लोग अंधेरे में चीख रहे थे, लेकिन उस पल मुझे सिर्फ उसकी भारी सांस और उसकी आंखों की ठंडी चमक महसूस हो रही थी। उसने धीरे से फिर कहा, हमें हमारे घर छोड़ दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मैंने कांपते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और बस के आगे की तरफ इशारा किया। अंधेरे में भी उसका हाथ बहुत सफेद दिखाई दे रहा था। आगे, मोड़ के नीचे। इतना कहते ही वो अचानक गायब हो गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। बस के अंदर फिर वही काली परछाइयां घूमने लगी। पीछे बैठे यात्री रो रहे थे और कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे थे। तभी अचानक बस की लाइटें वापस चल उठी। रोशनी होते ही मैंने तुरंत पीछे देखा। वो औरत फिर आखिरी सीट पर बैठी थी और उसके साथ वे तीनों परछाइयां भी बैठी थीं। वे सब बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, ड्राइवर, अब हमें वही करना होगा जो ये कह रही है। मैंने घबरा कर पूछा, मतलब? वो बोला, ये आत्माएं उस हादसे के बाद से यहीं भटक रही हैं। इन्हें अपनी मौत की जगह पर शांति नहीं मिली। अगर इन्हें वहां तक छोड़ दिया जाए तो शायद ये हमें छोड़ दे। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे बस स्टार्ट की। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। बस फिर से हाईवे पर चलने लगी, लेकिन अब स्पीड बहुत कम थी। हर कोई चुप था। बस के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज और यात्रियों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद सामने वही खतरनाक मोड़ दिखाई देने लगा जिसके बारे में बूढ़ा आदमी बता रहा था। धुंध के बीच सड़क नीचे की तरफ मुड़ रही थी और उसके नीचे गहरी खाई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। जैसे जैसे हम उस मोड़ के करीब पहुंच रहे थे, बस के अंदर की ठंड और बढ़ने लगी थी। मैंने शीशे में देखा, वो औरत और उसकी तीनों साथी अब खड़े हो चुके थे। वे धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। बस मोड़ के बिल्कुल पास पहुंच गई। तभी अचानक सामने सड़क के किनारे कुछ टूटा हुआ दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा। वो एक पुरानी जंग लगी बस का ढांचा था जो आधा खाई में लटका हुआ था। शायद वही बस थी जिसका हादसा सालों पहले हुआ था। बस के अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे उस तरफ देखने लगे। तभी अचानक वो औरत दरवाजे के पास पहुंची। बस अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसके पीछे वे तीनों परछाइयां भी उतर गई। हम सब खिड़कियों से बाहर देखने लगे। वे चारों धीरे धीरे उस टूटी हुई बस की तरफ चलने लगे। कुछ सेकंड बाद वे धुंध में गायब हो गए। बस के अंदर अचानक ठंड खत्म हो गई। हवा भी शांत हो गई। यात्रियों ने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सड़क के किनारे उस टूटी हुई बस के अंदर अचानक एक हल्की पीली रोशनी चल उठी और उसी के साथ 4 परछाइयां खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी। वे सब एक साथ हमारी तरफ देख रही थीं और उनमें से एक ने धीरे धीरे हाथ हिलाया, जैसे हमें फिर आने का इशारा कर रही हो। सड़क के किनारे खड़ी उस टूटी हुई बस के अंदर जलती पीली रोशनी को देखकर मेरी रूह कांप गई। खिड़की के पास खड़ी चारों परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी।
वे सब हमारी तरफ देख रही थी। उनमें से वही औरत आगे खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हमारी बस की तरफ हिलाने लगी। कुछ सेकंड के लिए पूरी बस में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। गुरप्रीत ने धीरे से कहा, भाजी, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैंने भी यही सोचा। मैंने तुरंत बस को गियर में डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। बस जैसे ही उस मोड़ से आगे बढ़ने लगी, मेरे दिल की धड़कन थोड़ा सामान्य होने लगी। पीछे बैठे यात्री भी धीरे धीरे शांत होने लगे थे। कुछ लोग अभी भी डर के मारे भगवान का नाम ले रहे थे। करीब 5 मिनट बाद जब हम उस जगह से काफी दूर आ चुके थे, तब मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। जैसे ही उस आदमी का हाथ स्टीयरिंग के पास आया, बस का इंजन अचानक बहुत तेज गरजने लगा। ऐसा लगा जैसे बस किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ गई हो। मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो आदमी अब बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। उसके कपड़े फटे हुए थे और उनमें पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे धीरे फिर कहा, अब बस मैं चलाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरा गला सूख गया। गुरप्रीत तुरंत मेरे पास आ गया और डरते हुए बोला, भाजी, इसे दूर करो। लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारी मौत हादसे में हुई थी, अब दूसरों को क्यों मारना चाहते हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर बूढ़े आदमी की तरफ घुमाया। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे बस में गूंजने लगी। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी अचानक बस की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। स्पीडोमीटर की सुई तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। 60, 80, 100। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फिर से काम नहीं कर रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे ड्राइवर सीट पर झुक गया। उसका हाथ स्टीयरिंग को छू गया। जैसे ही उसका हाथ स्टीयरिंग पर आया, बस ने अचानक तेज मोड़ लिया। यात्री सीटों से गिरने लगे। गुरप्रीत ने सीट पकड़कर खुद को संभाला। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीयरिंग अब मेरी नहीं सुन रहा था। तभी बूढ़ा आदमी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ अब बहुत तेज हो चुकी थी। बस के अंदर अचानक फिर वही ठंडी हवा चलने लगी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी सांस रुक गई। बस के पीछे से अचानक 4 परछाइयां फिर दिखाई दी। वही औरत और उसके 3 साथी, वे सब बस के अंदर वापस आ चुके थे। वे धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे। उस आदमी ने भी उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। वो जोर से चिल्लाया, ये बस मेरी है। लेकिन तभी वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक पूरी बस जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर 2 ताकतें लड़ रही हों। यात्री सीटों से गिर रहे थे और बस बेकाबू होकर हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी सामने धुंध के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे मेरा दिल बैठ गया। सड़क के आगे एक बड़ा ट्रक खड़ा था और हमारी बस सीधे उसी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सामने खड़ा वो बड़ा ट्रक जैसे मौत की दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा था। धुंध के बीच उसकी लाल लाइटें टिमटिमा रही थी और हमारी बस लगभग 100 की रफ्तार से उसी की तरफ बढ़ रही थी। बस के अंदर हड़कंप मच गया। यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ लोग सीटों से उठकर आगे की तरफ भागने लगे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन बस मेरे बस में नहीं थी। वो मृत ड्राइवर अब भी स्टीयरिंग को पकड़े हुए था और उसकी आंखें उसी ट्रक पर जमी थीं। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, आज वही होगा जो उस रात हुआ था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ आ गया कि वो उसी हादसे को दोहराना चाहता था जिसमें उसकी मौत हुई थी। तभी पीछे खड़ी वो औरत और उसके 3 साथी परछाइयां तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी हुई थी। बस के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। लाइटें बार बार झपकने लगी। बूढ़ा आदमी लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ट्रक अब बहुत करीब आ चुका था। गुरप्रीत जोर से चिल्लाया, भाजी कुछ करो, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया और मनी मन भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक वो औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी बस कांप उठी। उसने उस मृत ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग से पकड़ लिया। दोनों के बीच जैसे अदृश्य ताकतों की लड़ाई शुरू हो गई। बस पूरी तरह हिलने लगी। स्पीडोमीटर की सुई 110 पर पहुंच गई। ट्रक अब सिर्फ कुछ ही मीटर दूर था। यात्रियों की चीखें पूरे बस में गूंज रही थी। अचानक उस औरत ने पूरी ताकत से उस मृत ड्राइवर को स्टीयरिंग से खींच लिया। जैसे ही उसका हाथ स्टीयरिंग से हटा, स्टीयरिंग फिर मेरे काबू में आ गया। मैंने तुरंत पूरी ताकत से स्टीयरिंग बाईं तरफ घुमा दिया। बस जोर से मुड़ी। टायर सड़क पर चीखने लगे। बस ट्रक से सिर्फ कुछ इंच दूर से गुजर गई। एक जोरदार झटका लगा और बस सड़क के किनारे जाकर रुक गई। बस के अंदर बैठे लोग सीटों से गिर गए थे। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सबकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो मृत ड्राइवर अब बस के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन इस बार उसके सामने वो औरत और उसके 3 साथी खड़े थे। चारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो गुस्से से चिल्लाया, ये बस मेरी है। लेकिन तभी वो औरत धीरे से बोली, अब वक्त खत्म हो गया। और उसी पल चारों परछाइयां उस मृत ड्राइवर पर टूट पड़ी। बस के अंदर एक जोरदार चीख गूंज उठी और अगले ही पल सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा। वो मृत ड्राइवर गायब हो चुका था। वो औरत और उसके 3 साथी भी वहां नहीं थे। बस के अंदर फिर वही सन्नाटा था। गुरप्रीत ने धीरे से कहा,
भाजी शायद अब सब खत्म हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बस की रेडियो से अचानक अपने आप एक खड़खड़ाती आवाज आने लगी और उस आवाज के बीच किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। बस की रेडियो से आती वो फुसफुसाहट सुनकर मेरी सांस फिर अटक गई। अभी कुछ ही पल पहले हमें लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वो आवाज़ साफ कह रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रेडियो अपने आप चालू हो गया था, उसमें से सिर्फ खड़खड़ाहट आ रही थी और बीच बीच में वही धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस के अंदर बैठे यात्री फिर डर से एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। गुरप्रीत धीरे से मेरे पास आया और बोला, भाजी रेडियो बंद करो। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर रेडियो का बटन दबाया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। खड़खड़ाहट और तेज हो गई। फिर अचानक उस आवाज़ ने साफ साफ बोलना शुरू किया, तुम सब अभी भी यहाँ हो। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने रेडियो को ध्यान से देखा और फिर बोला, ये आवाज़ उसी जगह से आ रही है। मैंने घबरा कर पूछा, किस जगह से? वो बोला, जहाँ वो हादसा हुआ था, जहाँ उनकी आत्माएं फंसी हुई हैं। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे चुप हो गए। तभी रेडियो की आवाज़ अचानक बहुत तेज हो गई, खड़खड़ खड़खड़, और फिर उसी आवाज़ ने जोर से कहा, वापस आओ। बस के अंदर बैठे कई लोगों की चीख निकल गई। मैंने तुरंत बस स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि हम वहाँ से दूर जा सकें, लेकिन इस बार इंजन बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, फिर तीसरी बार, लेकिन बस बिल्कुल शांत थी। तभी अचानक बस के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से बस की तरफ आ रहा हो। बस के अंदर बैठे लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक बस की हेडलाइट अपने आप चल उठी। हेडलाइट के उजाले में जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। सड़क पर दर्जनों लोग खड़े थे। वे सब धीरे धीरे हमारी बस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पीले थे और उनकी आंखें खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब जिंदा नहीं थे। गुरप्रीत डर के मारे बोला, भाजी ये वही लोग हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शायद ये उसी हादसे में मरे हुए बाकी यात्री थे। वे सब धीरे धीरे बस के चारों तरफ खड़े हो गए। बस के अंदर बैठे लोग रोने लगे। तभी उन सब ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया और एक साथ बस की तरफ देखने लगे। फिर एक साथ उनकी आवाज़ गूंजी, हमें घर ले चलो। पूरी बस कांप उठी। तभी अचानक बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उनमें से पहला साया धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ने लगा। उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी बस उन मृत यात्रियों से भरने लगी। बस का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और धुंध के बीच से एक एक करके वे साले साए बस में चढ़ते जा रहे थे। मैं स्टीयरिंग पकड़कर चढ़ हो चुका था। मेरे सामने जो हो रहा था उसे समझना मुश्किल था। पहला साया धीरे धीरे बस की सीढ़ियों से ऊपर आया। उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू भी रहे थे या नहीं ये समझ नहीं आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें खाली कट्टों जैसी लग रही थी। उसके पीछे दूसरा साया चढ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही पलों में बस के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सुन्न होने लगी। यात्रियों की सांसों से धुंध निकल रही थी। बस के असली यात्री अब सीटों पर सिमट कर बैठे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा था और उसकी हालत भी मुझे ऐसी ही थी। वो धीरे से बोला, भाजी बस में जगह ही नहीं बचेगी। मैंने शीशे में पीछे देखा। अब बस की आधी सीटें उन सायों से भर चुकी थी। वे सब बिल्कुल शांत बैठे थे। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, बस उनकी खाली आंखें आगे की तरफ टिकी हुई थी। तभी अचानक उनमें से एक साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो बस के बीचों बीच आकर रुक गया। उसने अपना सिर उठाकर सीधे मेरी तरफ देखा। फिर उसकी भारी आवाज़ पूरे बस में गूंज गई, चलो ड्राइवर। मेरे हाथ कांप गए। मैंने घबरा कर पूछा, कहाँ? उसने जवाब दिया, वहीं जहाँ हमारी बस गिरी थी। बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर इन्हें वहां नहीं ले गए तो ये हमें कभी जाने नहीं देंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन तुरंत खर्च उठा। बस के अंदर बैठे सारे साए एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने धीरे धीरे बस को गियर में डाला। बस फिर से हाईवे पर चलने लगी, लेकिन इस बार बस में बैठे ज्यादातर यात्री जिंदा नहीं थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि बस के इंजन की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। करीब 10 मिनट तक बस चलती रही। तभी सामने फिर वही मोड़ दिखाई देने लगा, वही खाई, वही टूटी हुई बस का ढांचा। मेरा दिल तेजी से भागने लगा। जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे, बस के अंदर बैठे सारे साए एक साथ खड़े हो गए। उनकी गर्दनें एक साथ मुड़ी और सबकी आंखें खिड़की के बाहर उस खाई की तरफ देखने लगी। फिर एक साथ उनकी आवाज़ गूंजी, यही जगह है। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक एक करके सारे साए नीचे उतरने लगे। वे सब उस खाई की तरफ चलने लगे जहाँ पुरानी बस का ढांचा पड़ा था। कुछ ही पलों में वे सब धुंध में गायब हो गए। बस के अंदर अचानक फिर शांति फैल गई। ठंड भी खत्म हो गई। मैंने राहत की सांस ली। गुरप्रीत ने भी धीरे से कहा, बाजी लगता है अब सच में सब खत्म हो गया। मैंने भी यही सोचा, लेकिन तभी बस के पीछे से अचानक किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैंने धीरे से शीशे में देखा। आखिरी सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो पहले बस में नहीं थी, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने शीशे में जैसे ही आखिरी सीट की तरफ देखा, मेरी सांस फिर रुक गई। बस में बैठे सारे साए तो अभी अभी उतरकर खाई की तरफ चले गए थे, लेकिन आखिरी सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके सफ़ेद बाल कंधों तक बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। मेरे हाथ फिर से स्टीयरिंग पर कांपने लगे। गुरप्रीत ने भी शीशे में देखा और धीरे से बोला, भाजी ये कौन है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने साफ देखा था कि जो भी साए बस में चढ़े थे वे सब उतर चुके थे। फिर ये औरत कहाँ से आई? बस के अंदर बैठे बाकी यात्री भी अब धीरे धीरे पीछे देखने लगे। जब सबकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो बस में फिर सन्नाटा छा गया।
वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। वो धीरे धीरे बस की बीचों बीच आकर रुक गई। उसने अपना सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। फिर बहुत शांत आवाज में बोली, डर मत, मैं उन्हें वापस ले आई हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वो हल्के से मुस्कुराई, मैं उनकी मां हूं। बस के अंदर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप था अचानक खड़ा हो गया। उसने उस औरत को ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वो धीरे से बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने पूछा, क्यों? वो कांपती आवाज में बोला, इस हादसे में एक बूढ़ी औरत भी मरी थी जो अपने बेटे के साथ उस बस में सफर कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वो बोली, हाँ, मैं भी उसी बस में थी। बस के अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे चुप हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं मरी थी। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बस की खिड़की की तरफ उठाया। हम सब ने खिड़की से बाहर देखा और जो हमने देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। खाई के पास, जहां अभी अभी सारे साए गए थे, वहां अब दर्जनों परछाइयां फिर खड़ी थीं। लेकिन इस बार वे खाई की तरफ नहीं, हमारी बस की तरफ देख रही थीं। और धीरे धीरे वे सब वापस बस की तरफ चलने लगीं। बूढ़ी औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आज कोई भी यहां से खाली नहीं जाएगा। बूढ़ी औरत की बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। खिड़की के बाहर धुंध के बीच दर्जनों परछाइयां हमारी बस की तरफ पड़ रही थीं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद हमारे करीब आ रही हो। बस के अंदर बैठे लोग फिर से घबरा गए। कुछ लोग सीटों से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि बाहर जाएं तो कहाँ जाएं। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा था और उसकी आवाज कांप रही थी, भाजी, बस स्टार्ट करो अभी। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन ने एक पल के लिए आवाज की, फिर बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन बस फिर शांत हो गई। बाहर भी परछाइयां बस के बहुत करीब आ चुकी थी। तभी बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप खड़ा था अचानक जोर से बोला, सब लोग भगवान का नाम लो। उसकी आवाज बस में गूंज गई। कुछ लोग तुरंत प्रार्थना करने लगे, लेकिन उसी समय बस के दरवाजे पर पहला साया आ पहुंचा। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाकी सायों का था, पीला, खाली और डरावना। उसके पीछे दूसरा साया, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में फिर वही डरावना दृश्य शुरू हो गया। एक एक करके सारे साए बस में चढ़ने लगे। बस के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि कई लोग कांपने लगे। बूढ़ी औरत अभी भी बस के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। वो धीरे से बोली, अब सब यहीं रहेंगे। तभी अचानक बस के अंदर की लाइटें जोर से झपकी। एक पल रोशनी, अगले ही पल अंधेरा। फिर अचानक पूरी बस अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। और तभी किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों कदम एक साथ बस के अंदर चल रहे हों। किसी ने डर के मारे चीख मारी, फिर दूसरी चीख, फिर तीसरी। बस के अंदर हड़कंप मच गया। मैं स्टीयरिंग पकड़े अंधेरे में बैठा था और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसी पल बस की लाइटें फिर से चल उठी। जैसे ही रोशनी हुई, मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचे, क्योंकि अब बस के अंदर सिर्फ यात्री ही नहीं थे। हर सीट पर, हर गली में दर्जनों साए खड़े थे और वे सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। तभी उन सब ने एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक साथ बोले, चलो ड्राइवर। मेरी सांस रुक गई। कहाँ? उनकी आवाज एक साथ गूंजी, जहां से कोई वापस नहीं आता। उन सभी सायों की आवाज एक साथ गूंज रही थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस के अंदर बैठे हर इंसान का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा था और उसने धीरे से कहा, भाजी, ये हमें खाई में ले जाना चाहते हैं। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। सामने वही खतरनाक मोड़ था, वही गहरी खाई जहां सालों पहले वो बस गिरी थी। और अब ऐसा लग रहा था जैसे ये सब आत्माएं हमें भी उसी जगह ले जाना चाहती थी। तभी बस के अंदर खड़ी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम की आवाज बस में गूंज रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं। उसने धीरे से कहा, ड्राइवर, अब रास्ता बदलने का वक्त नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा।
मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। कुर्र। बस का पूरा ढांचा हिल गया। स्पीडोमीटर की सुई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। 20, 40, 60। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। सारे साए अब सीटों से उठकर बस के बीचों बीच खड़े हो गए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे सब एक साथ धीरे धीरे बोलने लगे, नीचे चलो। बस अब उसी मोड़ की तरफ दौड़ रही थी जहां से खाई शुरू होती थी। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। तभी बूढ़ा आदमी अचानक मेरे पास आया। उसने जोर से कहा, ड्राइवर, बस को खाई में मत जाने देना, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। मोड़ अब बस कुछ ही मीटर दूर था। बस की रफ्तार 90 से ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक बस के पीछे से वही औरत की तेज चीख सुनाई थी। वही औरत जिसने पहले हमारी मदद की थी। मैंने शीशे में देखा, वो औरत फिर से बस के अंदर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ वे 3 परछाइयां भी थीं जो पहले उसके साथ थीं। वे चारों उन बाकी सायों के सामने खड़े थे, जैसे 2 अलग अलग दुनिया की ताकतें आमने सामने आ गई हों। बस के अंदर अचानक तूफान जैसा माहौल हो गया। लाइटें तेजी से चपकने लगी। बस जोर जोर से हिलने लगी। सारे साए एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर अदृश्य लड़ाई चल रही हो। यात्री सीटों से चिपक कर बैठे थे। मोड़ अब बिल्कुल सामने था। अगर बस इसी रफ्तार से आगे गई तो सीधे खाई में गिर जाएगी। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा और उसी पल बस के अंदर इतनी जोरदार चीख गूंजी कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस जोर से झटके के साथ रुक गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि बस के अंदर अब कोई भी साया नहीं था। सिर्फ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो धीरे धीरे ताली बजा रही थी। बस के अंदर अचानक छा गई उस खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ताली बजने की। मैंने पीछे देखा तो वही बूढ़ी औरत बस के बीचों बीच खड़ी थी और धीरे धीरे ताली बजा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी खेल का अंत देख रही हो। गुरप्रीत घबरा कर बोला, भाजी, ये क्या कर रही है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस के अंदर चारों तरफ देखा। अभी कुछ सेकंड पहले तक जहां दर्जनों साए खड़े थे, वहां अब सिर्फ खाली सीटें थीं। सारे यात्री भी हैरान होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बूढ़ी औरत ने ताली बजाना बंद किया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज बस के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने उन्हें रोक दिया? मैंने कांपते हुए पूछा, किसे? वो बोली, जो हमें हमेशा के लिए नीचे ले जाना चाहते थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, तो अब सब खत्म हो गया? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। खत्म? वो धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, यह जगह कभी खाली नहीं होती। इतना कहते ही उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे से बाहर देखा। धुंध अब थोड़ी कम हो चुकी थी। सड़क के किनारे वही खाई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार खाई के नीचे कुछ और भी दिखाई दे रहा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल बैठ गया। खाई के नीचे सिर्फ एक नहीं, कई टूटी हुई बसों के ढांचे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ हादसे होते रहे हों। गुरप्रीत भी खिड़की से झांकने लगा। उसने डरते हुए कहा, भाजी, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने तुरंत सिरे लाया। मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। बस धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में हम उस खाई से दूर निकलने लगे। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। यात्री भी अब थोड़ा शांत हो गए थे। मुझे लगा अब हम सच में उस डरावनी जगह से दूर निकल आए हैं। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, मम्मी, ये आंटी कौन है? बस में बैठे सभी लोग चौंक कर पीछे देखने लगे। मैंने भी शीशे में देखा और मेरा दिल फिर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि बस की आखिरी सीट पर अब एक छोटी लड़की बैठी थी और उसके बगल में वही बूढ़ी औरत फिर से बैठी मुस्कुरा रही थी। बस धीरे धीरे उस खतरनाक मोड़ से दूर जा रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। पीछे से बच्चे की आवाज सुनते ही मैंने तुरंत शीशे में देखा। आखिरी सीट पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके बगल में वही बूढ़ी औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। बस के अंदर बैठे यात्री फिर से घबराकर पीछे देखने लगे। लड़की लगभग 7-8 साल की लग रही थी। उसने हल्की गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल कंधों तक थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे अपनी माँ से पूछ रही थी, मम्मी, ये आंटी हमें क्यों देख रही है? उसकी माँ ने घबराकर पीछे देखा और फिर तुरंत अपनी बेटी को अपने पास खींच लिया। गुरप्रीत धीरे से बोला, भाजी, ये औरत फिर आ गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। तभी अचानक पीछे बैठी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। बस के अंदर फिर वही ठंडी हवा फैलने लगी। यात्रियों के चेहरे फिर डर से सफेद पड़ गए। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उस छोटी लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरती रही। फिर उसने बहुत नरम आवाज में कहा, तुम मुझे देख सकती हो? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, आप तो यहीं खड़ी हो। बस के अंदर बैठे कई लोगों की सांस रुक गई।
बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई। वो धीरे से बोली, सिर्फ बच्चे हमें देख सकते हैं। फिर उसने लड़की के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लड़की के करीब आया, बस के अंदर अचानक एक तेज झटका लगा। बस थोड़ी देर के लिए हिल गई। मैंने तुरंत स्टीयरिंग संभाला। तभी बूढ़ा आदमी जो पहले मंत्र पढ़ रहा था जोर से चिल्लाया, उस बच्चे को उससे दूर रखो। लड़की की मां तुरंत उसे अपनी गोद में लेकर सीट के कोने में बैठ गई। बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसने भारी आवाज में कहा, ड्राइवर, बस रोक दो। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अब बस नहीं रुकेगी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। बस की स्पीड बढ़ने लगी। तभी अचानक बस के रेडियो से फिर वही खड़खड़ाती आवाज आने लगी, खड़खड़ खड़खड़। और फिर उसी के बीच एक धीमी आवाज सुनाई दी, वो वापस आ रही है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। तभी पीछे बैठी छोटी लड़की ने धीरे से खिड़की के बाहर इशारा किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मम्मी, वो आंटी बाहर खड़ी है। बस के अंदर बैठे लोग एक साथ खिड़की की तरफ देखने लगे। मैंने भी शीशे से बाहर देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि सड़क के बीचों बीच वही पहली वाली औरत खड़ी थी जो सबसे पहले हमारी बस में चढ़ी थी, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सड़क के बीचों बीच खड़ी उस औरत को देखते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वही सफेद कपड़ों वाली औरत, वही खाली काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। बस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। गुरप्रीत डर के मारे चिल्लाया, भाजी, फिर से वही है। यात्रियों में फिर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सीटों से उठकर आगे की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस नहीं रोकनी। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया। बस की हेडलाइट सीधे उस औरत पर पड़ रही थी। वो बिल्कुल हिली भी नहीं। तभी पीछे खड़ी बूढ़ी औरत अचानक जोर से बोली, रुको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे सब लोग चुप हो गए। मैंने गुस्से में कहा, अब बस नहीं रुकेगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे पैर एक्सेलरेटर पर थे, फिर भी बस की स्पीड अपने आप कम होने लगी। 90, 70, 50। मैंने कोशिश की, लेकिन बस धीरे धीरे खुद ही रुकने लगी। कुछ ही सेकंड में बस सड़क के बीचों बीच रुक गई, ठीक उसी औरत के सामने। सन्नाटा छा गया। सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगी। उसके कदमों की आवाज बाहर सड़क पर गूंज रही थी, ठक ठक ठक। बस के अंदर बैठे लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। वो बस के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो धीरे धीरे बस में चढ़ने लगी। तभी बस के अंदर खड़ी बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। कुछ सेकंड तक पूरी बस में सन्नाटा रहा। फिर सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे से बोली, तो अभी भी यहाँ है। बूढ़ी औरत की आंखों में गुस्सा मर गया। उसने जवाब दिया, और तू अभी भी हमें जाने नहीं देती। बस के अंदर बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। तभी अचानक सफेद कपड़ों वाली औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस की खिड़कियां कांपने लगी। बस के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। लाइटें फिर से झपकने लगी। बस का पूरा ढांचा कांपने लगा। मैंने तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस मर चुकी हो। तभी पीछे बैठा एक आदमी खिड़की से बाहर देखने लगा और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर, बाहर देखो। मैंने शीशे से बाहर देखा और मेरे शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि सड़क पर हर दिशा से सैकड़ों परछाइयां हमारी बस की तरफ पड़ रही थी। सड़क पर खड़ी उस बस को देखते ही मेरी सांस अटक गई। हेडलाइट की रोशनी में वो बस साफ दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल हमारी बस जैसी ही थी, उसी रंग की, उसी नंबर प्लेट की, उसी कंपनी की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बस की हर सीट पर लोग बैठे हुए थे और वे सब हमें ही घूर रहे थे। बस के अंदर बैठे यात्रियों में फिर से खलबली मच गई। गुरप्रीत ने डरते हुए कहा, भाजी, वो बस हमारी ही बस जैसी क्यों है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और आंखें सामने वाली बस पर टिकी हुई थी। तभी अचानक उस दूसरी बस की हेडलाइट एक बार झपकी। फिर उसके अंदर बैठे लोगों में से एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। उसी तरह की दाढ़ी, वही जैकेट, वही टोपी। वो भी ड्राइवर सीट के पास खड़ा था और सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरे पूरे शरीर में छुरछुरी दौड़ गई। गुरप्रीत ने भी उसे देख लिया था। वो हकलाते हुए बोला, भाजी, वो तो आप ही हैं। बस के अंदर बैठे लोग घबराकर पीछे हटने लगे। तभी सामने वाली बस का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, कैरर, और उसके अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका हमारी तरफ आया। उस बस में बैठा दूसरा मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम के साथ उसकी नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। वो सड़क पर आकर खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे इशारा किया, जैसे मुझे नीचे आने के लिए बुला रहा हो। गुरप्रीत ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। भाजी, बाहर मत जाना। मेरी सांसें तेज हो गई। लेकिन उसी समय बस के अंदर खड़ी दोनों औरतें, वो बूढ़ी औरत और सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, अचानक मेरी तरफ मुड़ गईं। दोनों की आंखें मुझ पर टिक गईं। फिर दोनों ने एक साथ कहा, ड्राइवर, नीचे जाओ। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मेरे पैर जैसे अपने आप चलने लगे। मैं धीरे धीरे ड्राइवर सीट से उठा। गुरप्रीत चिल्लाया, भाजी, रुक जाओ। लेकिन मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे कदम जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं थे। कुछ सेकंड बाद मैं बस से नीचे उतर चुका था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। सामने वही दूसरा मैं खड़ा था। वो धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम देर से आए। मेरे मुंह से मुश्किल से आवाज़ निकली, तुम कौन हो? वो थोड़ा और पास आया।
उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जो तुम बनने वाले हो। इतना कहते ही पीछे खड़ी दूसरी बस की हेडलाइट अचानक बुझ गई और उसी पल मेरे पीछे खड़ी हमारी बस के अंदर से इतनी तेज चीख गूंजी कि मेरा दिल जोर से उछल गया। बस के अंदर से आई उस भयानक चीख ने मेरी रीढ़ तक ठंडी कर दी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। हमारी बस की खिड़कियों से यात्रियों के डरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग खड़े होकर बाहर झांक रहे थे, कुछ रो रहे थे। मेरे सामने खड़ा दूसरा मैं अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। मैंने गुस्से में कहा, बस में क्या हुआ? वो धीरे से बोला, जो होना था वही हो रहा है। उसकी आवाज़ अजीब थी, मेरी ही आवाज़, लेकिन उसमें एक ठंडापन था। मैंने बिना कुछ कहे बस की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम रुक गए। बस के बीचों बीच वो छोटी लड़की ज़मीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और उसके सामने खड़ी थी वही दो औरतें, बूढ़ी औरत और सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। लेकिन अब दोनों का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों उस लड़की की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी अदृश्य ताकत से रुक गई हूँ। यात्री सीटों से चिपक कर बैठे थे। गुरप्रीत मुझे देखते ही चिल्लाया, बाजी जल्दी आओ। मैं बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर आया, अचानक बस का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर खड़ी वो दूसरी बस अब दिखाई नहीं दे रही थी और वो दूसरा मैं, वो भी गायब था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर बस के अंदर देखा। छोटी लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। अचानक वो धीरे धीरे बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। वो बोली, बस अब यहीं रुकेगी। बस के अंदर बैठे लोग कांप उठे। बूढ़ी औरत अचानक गुस्से में चिल्लाई, नहीं इसे मत सुनो। लेकिन तभी सफ़ेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, अब देर हो चुकी है। इतना कहते ही बस के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। बस का पूरा ढांचा दाबने लगा। मैंने तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस मर चुकी हो। तभी पीछे बैठा एक आदमी खिड़की से बाहर देखने लगा और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर बाहर देखो। मैंने शीशे से बाहर देखा और मेरे शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि सड़क पर हर दिशा से सैकड़ों परछाइयां हमारी बस की तरफ बढ़ रही थी। सड़क के चारों तरफ से आती उन सैकड़ों परछाइयों को देखकर बस के अंदर बैठे हर इंसान की सांस जैसे रुक गई। धुंध के बीच वे धीरे धीरे हमारी बस की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी संख्या हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। बस के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई रोने लगा, कोई भगवान का नाम लेने लगा, कोई सीट के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा था और उसकी आवाज कांप रही थी, बाजी ये सब हमें लेने आ रहे हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैंने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। तभी पीछे से वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, जो उस छोटी लड़की के मुंह से निकल रही थी, अब कोई नहीं जाएगा। मैंने तुरंत पीछे देखा। लड़की अभी भी बस के बीचों बीच बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके चारों तरफ हल्की सी नीली रोशनी घूम रही थी। बस के अंदर खड़ी बूढ़ी औरत घबराकर पीछे हट गई। वो चिल्लाई, ये बच्ची नहीं है। सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ये वही है जो सबको यहां रोकता है। बस के अंदर बैठे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी बाहर से अचानक बस के दरवाजे पर जोर की आवाज आई, धड़ाम। किसी ने बाहर से दरवाजे पर जोर से हाथ मारा था। फिर दूसरी आवाज, धड़ाम। फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों हाथ बस के दरवाजे और खिड़कियों पर पड़ने लगे। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ी सारी परछाइयां बस के अंदर घुसना चाहती हों। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। कुछ लोग डर के मारे चीखने लगे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को लॉक कर दिया, लेकिन तभी एक खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसके पीछे और चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ ही सेकंड में बस की हर खिड़की के बाहर सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे सब हमें घूर रहे थे। तभी अचानक बस के अंदर खड़ी बूढ़ी औरत जोर से बोली, ड्राइवर, अगर अभी बस नहीं चली तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
मैंने गुस्से में कहा। बस चल ही नहीं रही। तभी गुरप्रीत ने अचानक नीचे झुककर कुछ देखा। उसने घबरा कर कहा, भाजी नीचे देखो। मैंने फर्श की तरफ देखा और मेरी सांस अटक गई। बस के फर्श के बीचों बीच धीरे धीरे एक दरार बन रही थी और उस दरार के अंदर से गहरी काली अंधेरी खाई दिखाई दे रही थी, जैसे बस के नीचे सड़क नहीं, सीधा मौत का गड्ढा हो। बस के फर्श में बन रही उस दरार को देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। वो दरार धीरे धीरे फैलती जा रही थी। पहले एक छोटी सी लाइन थी, फिर वो लंबी होती गई और कुछ ही सेकंड में बस के बीचों बीच काली खाई साफ दिखाई देने लगी। उस खाई के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे अपनी सीटों से उठकर पीछे हटने लगे। एक आदमी चिल्लाया, बस टूट रही है। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। ये सड़क की दरार नहीं थी, ये कुछ और था। तभी उस छोटी लड़की की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी। ये रास्ता नीचे जाता है। बस के अंदर बैठे लोग कांप उठे। बूढ़ी औरत गुस्से में चिल्लाई, चुप हो जा। लेकिन लड़की धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे उस दरार के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, यहीं सब आते हैं। इतना कहते ही उस दरार के अंदर से आवाजें आने लगी, पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। बस के अंदर बैठे लोग डर के मारे अपने कान बंद करने लगे। गुरप्रीत मेरे पास खड़ा कांप रहा था। उसने कहा, भाजी ये जगह नरक है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी नजर उस दरार पर टिकी हुई थी। तभी अचानक उस खाई के अंदर से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों हाथ उस दरार से बाहर निकलने लगे। वे हाथ काले थे, सूखे हुए, जैसे बहुत पुराने हों। वे धीरे धीरे बस के फर्श को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। बस के अंदर बैठे लोग चीखने लगे। तभी बूढ़ी औरत अचानक उस दरार के पास पहुंच गई। उसने जोर से कुछ मंत्र जैसा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत तेज थी। कुछ सेकंड के लिए वे हाथ रुक गए, लेकिन तभी सफेद कपड़ों वाली औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बस में गूंजने लगी। वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बस के बाहर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ चिल्लाने लगी। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि बस की खिड़कियां कांपने लगीं। और उसी पल बस के फर्श की दरार अचानक और बड़ी हो गई। अब आधी बस उस काली खाई के ऊपर खड़ी थी। मैंने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन तभी उस खाई के अंदर से कुछ ऐसा बाहर आया जिसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस अंधेरे में से धीरे धीरे एक पूरा चेहरा बाहर निकल रहा था। और वो चेहरा मेरा ही था। उस काली खाई में से निकलते उस चेहरे को देखते ही मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। वो चेहरा बिल्कुल मेरा ही था, वही आंखें, वही दाढ़ी, वही चेहरा। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। गुरप्रीत ने भी उसे देख लिया था। वो डर के मारे पीछे हट गया और हकलाने लगा, भाजी ये आप ही हो। बस के अंदर बैठे लोग भी उस चेहरे को देखकर चीखने लगे। वो चेहरा धीरे धीरे खाई से ऊपर आने लगा, फिर उसके साथ उसके कंधे, फिर उसका पूरा शरीर बाहर निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह बस के फर्श पर खड़ा था। अब बस में दो मैं खड़े थे। एक में जो स्टीयरिंग के पास खड़ा था और दूसरा में जो उस खाई से निकलकर सामने खड़ा था। उसने धीरे से सिर उठाया और मुझे घूरने लगा। फिर वो मुस्कुराया। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी ही तरह थी, लेकिन बहुत भारी। आखिर तुम आ ही गए। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो थोड़ा और पास आया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। फिर उसने कहा, मैं वही हूं जो इस सड़क पर मर गया था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बस के अंदर बैठे लोग बुरी तरह चुप हो गए। वो आगे बोला, सालों पहले इसी सड़क पर एक बस खाई में गिरी थी।
मुझे अचानक याद आया कि बूढ़ी औरत ने पहले भी इस हादसे की बात कही थी। वो आदमी जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था धीरे धीरे बस के बीचों बीच चलने लगा। उस बस का ड्राइवर बच नहीं पाया। उसने मेरी तरफ इशारा किया और अब हर बार जब कोई बस इस रास्ते से गुजरती है उसकी आवाज और भारी हो गई। हम नया ड्राइवर ढूंढते हैं। बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गईं। मैंने घबराकर पीछे कदम लिया, लेकिन तभी उस छोटी लड़की ने अचानक जोर से चीख मारी। उसकी आवाज पूरी बस में गूंज गई। फर्श में बनी वो काली खाई अचानक कांपने लगी और उसी पल बस के बाहर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ बस की तरफ दौड़ने लगी। बस के बाहर से दौड़ती हुई उन सैकड़ों परछाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अंधेरी दुनिया हमारी बस को घेरने आ रही हो। उनकी चीखें, उनके कदमों की आवाज और खिड़कियों पर पड़ते उनके हाथ, सब कुछ इतना भयानक था कि बस के अंदर बैठे हर इंसान का दिल दहशत से भर गया। बस के फर्श में बनी वो काली खाई लगातार फैलती जा रही थी। अब आधी बस उसके ऊपर लटक रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल पूरी बस उस अंधेरे में गिर सकती थी। मेरे सामने खड़ा वो दूसरा मैं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। वो बोला, अब वक्त आ गया है तुम्हारी जगह लेने का। मेरे हाथ कांपने लगे। गुरप्रीत पीछे से चिल्लाया, भाजी इसे मत सुनो। लेकिन वो दूसरा मैं मेरी तरफ हाथ बढ़ा चुका था। अगर तुम यहां रहोगे तो बाकी सब बच जाएंगे। बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गईं। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग भगवान को याद करने लगे। मैंने चारों तरफ देखा, डरे हुए चेहरे, रोते हुए बच्चे, कांपते हुए लोग। मेरे दिल में एक अजीब सी बात उठी, अगर सच में मेरे रुकने से ये सब बच सकते हैं तो शायद यही सही है। तभी पीछे खड़ी बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, नहीं इसे मत मानो, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उसी समय सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने कहा, हर सड़क को एक रखवाला चाहिए। बस के बाहर खड़ी सारी परछाइयां बस के बिल्कुल पास आ चुकी थी। खिड़कियों पर उनके हाथ जोर जोर से पड़ रहे थे। ठक ठक ठक। बस के अंदर खड़ी छोटी लड़की अचानक फिर शांत हो गई। उसकी आंखों की काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। वो मासूम आवाज में बोली, अंकल जल्दी करो। मेरे सामने खड़ा वो दूसरा मैं अब बिल्कुल मेरे पास आ चुका था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, बस एक कदम। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, बस के अंदर तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि सबकी आंखें बंद हो गईं। एक जोरदार आवाज गूंजी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद जब यात्रियों ने आंखें खोली, बस सड़क के किनारे खड़ी थी। फर्श की